आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक न्यू चैप्टर पे होगा जिसका नाम है फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। अगर मैं आपको अपनी बुक्स के हिसाब से बताऊं तो ये आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर 3 है, फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना ये पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स, क्या एडवांटेज, क्या फेलियर्स, उससे हर वो सारी रिलेटेड चीज, एग्रीकल्चर से सारी रिलेटेड चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको और एक चीज बता दूं, आपने चैप्टर 1 देखा है, चैप्टर 2 देखा है, आप कंटिन्यू में वीडियो देख के नोट्स भी बना रहे हो जैसा मैंने लेक्चर्स में बता रहा है। सो इजिली आपको यहाँ इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तो नहीं करते, अभी फटाफट हम लोग लेक्चर चालू करते हैं और इसका इंट्रोडक्शन जाता है, इसके बारे में और क्या सारी चीजें हैं हम वो जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक मीनिंग लिखा है, एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू कल्टीवेशन। अब सर कल्टीवेशन का मतलब, देखो बच्चों, कल्टीवेशन का मतलब है फूड को बनाना या फूड को प्रोड्यूस करना। जो भी इजी भाषा में समझे आप अपने लिए, तो कल्टीवेशन का मतलब है फूड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हमेशा क्या करता है, कल्टीवेशन करता है और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। देखिए, एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मतलब हम क्या करते हैं, लैंड में फूड ग्रो करते हैं और उसकी हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे आप किसानी कहते हैं, आप जानते हैं ना किसानी क्या है, सेम चीज एग्रीकल्चर है, बस उसे टेक्निकल भाषा में मैंने यहाँ पे इसकी मीनिंग लिख दी है। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं ये जो क्रॉप्स होते हैं ना, क्रॉप्स, ये बच्चों क्रॉप्स ना दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है फूड क्रॉप्स, दूसरे होते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स ये एक ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि हम खा सकते हैं। ये क्रॉप्स बच्चों ऐसे क्रॉप्स है जो फार्मर्स, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिसे हम खा सकते हैं। और नॉन फूड क्रॉप्स एक ऐसे क्रॉप्स फार्मर्स ग्रो करते हैं जिसे हम खा नहीं सकते, ये और कोई पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे फार्मर्स क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ऐसे क्रॉप जिसे हम खा सकते हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या कराता है, फूड क्रॉप्स कराता है, जिसे क्रॉप्स कैन बी ईटन, मतलब जिसे हम खा सकते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब जो ऐसे क्रॉप्स जो फार्मर्स ग्रो करते हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते, लाइक जूट एंड कॉटन। क्या आप इसे खा सकते हो? नो। कॉटन की हेल्प से भले आप कपड़ा बना सकते हो और कोई पर्पस के ले सकते हो, बस आप इसे खा नहीं सकते। तो सेम चीज है, फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स में अंतर, फूड क्रॉप्स हम खा सकते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स को हम नहीं खा सकते। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे मैंने सितारे बनाए हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप सभी को जानना है। देखो, एग्रीकल्चर कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर आपने सुना है ना, तो जो एग्रीकल्चर है ना वो किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, इतनी बात आप सभी ने पहले भी मैंने बता दी है, इस बार भी मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, एग्रीकल्चर इज प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। देखो, आपका घर है, ठीक है, कुछ आपका घर को थोड़ी देर के लिए प्राइमरी सेक्टर मान लो। अब आपके घर में एक ऐसा बंदा होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मे बी आपके ग्रैंडपा हो सकता है या ग्रैंडमा हो सकती है या फिर मॉम हो सकती है, डैड हो सकता है। तो सेम चीज है, घर आपका प्राइमरी सेक्टर है और जो उस घर में सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य है, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है आपके घर का, वो एग्रीकल्चर है। मतलब एग्रीकल्चर इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसा पूछता है कभी कभी कि आपके घर में सबसे बड़ा कौन है या सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कौन है, तो आप बताते हो कि मॉम है या जो भी है। तो सेम चीज, प्राइमरी सेक्टर इज योर होम और एग्रीकल्चर ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्राइमरी सेक्टर का। थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस सच गुड्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। देखो, एग्रीकल्चर में ना ऐसे गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, जो ऐसे गुड्स हम उत्पादन करते हैं जिसका ह्यूमन बीइंग्स को बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उनको बहुत जरूरत पड़ता है। हम एग्रीकल्चर में ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, हम इंसान के लिए बच्चों बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस सच गुड्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मान लो राइस व्हीट नहीं होगा या बाजरा नहीं होगा तो हम रोटी, चावल ये सब कैसे बनाएंगे, दाल कैसे बनाएंगे। ठीक है, जूट कॉटन अगर ये सब भी नहीं होगा तो हम कैसे कपड़े बनाएंगे। ये सारी मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के कारण क्या है, हमारा बहुत सारा काम हो जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर सबसे एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट सामान होता है ह्यूमन बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के जीने के लिए। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, एग्रीकल्चर इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट को बच्चों हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, मैं अभी भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ब्रह्मांड में कंट्रीज हैं, जितनी भी, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में एग्रीकल्चर होना ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम
इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो अगली क्लास में जानेंगे उसके इसमें जानेंगे। लेकिन हर कंट्री के लिए एग्रीकल्चर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, और ये हर कंट्री में, हर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हर कंट्री में एग्रीकल्चर जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इतनी जो चीजें हैं ये सीबीएसई क्वेश्चंस में पूछा गया था और इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। और ये नोट्स को अच्छे से नोट करना। लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउजर है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोड करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडिया की इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। आप सर ये जीडीपी क्या होता है? देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, ये तीनों का जो पैसा आता है, ये तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी एक्टिविटी से जो पैसा आता है हमारे पास, उसे हम जीडीपी कहते हैं, जिसके बारे में आपने पहले ही जान के रखा है। तो एग्रीकल्चर से क्या होता है, अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे इंडिया में तो क्या होगा, उससे हमारा कंट्री का, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। अब ये कैसे? देखो, जब हम लोग ने ड्यूरिंग प्लानिंग, मतलब जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, आपको पता है ना, चैप्टर 2 में हम लोग 1951 से लेकर उसके बाद से पूरी 2017 तक प्लानिंग की। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 1951 में 72.7% पीपल, जो इंडिया के पीपल थे, वो किस में थे? एग्रीकल्चर में थे। ठीक है, लेकिन जब 2012 का डाटा आया हमारे पास, 2012 का जब हमारे पास डाटा आया तो हम लोग ने देखा कि 72.7% पीपल जो टोटल थे, उसमें से 14.2% पीपल कम हो गए एग्रीकल्चर, मतलब वहां से लोग क्या हो गए, कम हो गए एग्रीकल्चर से। इसलिए ये शो करता है कि एग्रीकल्चर में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन थी, एग्रीकल्चर की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज था ना, वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब थोड़ा घबराना नहीं, यार कम हो गया तो घाटा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कम होना, एक एग्रीकल्चर का परसेंटेज का कम होना का क्या फायदा है। देखो, एग्रीकल्चर का जब भी परसेंटेज कम होता है ना, तो ये इंडिकेट नहीं करता कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कम हो गई है हमारे सामने। जब भी एग्रीकल्चर का परसेंटेज कम होता है तो ये इंडिकेट करता है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में कभी भी आपको अगर क्वेश्चन आया कि एग्रीकल्चर कम हो गया, तो ये समझ में जाना कि एग्रीकल्चर का अगर परसेंटेज कम हो गया, तो ये कभी मत समझना कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। हमेशा ये समझना है कि एग्रीकल्चर की अगर परसेंटेज कम हो गई इंडिया में, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, पुराने डाटा में लेके जाता हूँ और उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चों, आपको कुछ याद आया? मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था एक चीज, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ के रखी है, याद करना। उसमें मैंने आपको बताया था 2 टॉपिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में। आप यहाँ पे देखना, इंडिया पे नजर रखना, अमेरिका में नजर रखना और जापान में मेन नजर रखना। इंडस्ट्री में भी इंडिया में नजर रखना, यूएसए में नजर रखना, जापान में नजर रखना। देखो, इंडिया में 72.7% पीपल एग्रीकल्चर में थे, लेकिन इंडस्ट्री में सिर्फ 9% पीपल इंडिया में एग्रीकल्चर में थे। लेकिन आप देखोगे उस समय 1957, उस समय ब्रिटिश के समय में, उस समय क्या हो रहा था, अमेरिका में सिर्फ एग्रीकल्चर में 2% पीपल काम करते थे और जापान में 12% काम करते थे। लेकिन इंडस्ट्री में यूएसए मतलब अमेरिका 72% इंडस्ट्री में काम कर रहा था, जापान 39% काम कर रहा था। मतलब आप इसको देखोगे तो अगर मैं आपसे पूछूं आज डेवलप्ड कंट्री कौन कौन सी है,
तो सबसे आगे जापान, यूएसए आ जाता है, जापान आ जाता है। ये सब कंट्री क्या है बच्चों, जर्मनी आ जाता है। ये सब कंट्री क्या है, डेवलप कंट्री, बहुत पावरफुल कंट्री है। इसलिए पावरफुल बने क्योंकि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंडस्ट्री में फोकस किया। और आप इनका देखोगे एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना कम है, तो कभी भी ये मत समझना कि एग्रीकल्चर का परसेंटेज कम हो रहा है इसका मतलब कंट्री घाटे में। एग्रीकल्चर का सेक्टर का कम होना मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, इंडस्ट्री में ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो यही सेम चीज मैंने आपको बताया है यहाँ पर भी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का कभी भी कम होना मतलब ये इंडिकेट नहीं करता इंपॉर्टेंस कम हो रही है, ये इंडिकेट करता है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है। अब सर ये सेकेंडरी सेक्टर देखो बच्चों, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाती है। टर्शरी सेक्टर में हमारे पास बैंकिंग आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, ये सारी चीजें टर्शरी सेक्टर में आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का होपफुली आपने मतलब समझ लिया होगा। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इंडिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में। सेकेंड चीज सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब सप्लाई का मतलब इस पॉइंट में प्रोडक्शन बढ़ाना है, वेज गुड्स का मतलब इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट गुड्स मतलब इंपॉर्टेंट सामान। मतलब आप देखोगे इसका मतलब ये पॉइंट ये कह रहा है कि हमें प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन बढ़ता है नेसेसरी गुड्स का, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, सीड, ये सब बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीट, राइस ये सब नहीं होगा तो पल्सेस, चना वना ये सब नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की हेल्प से क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है इसका नेसेसरी गुड्स का, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, सीड्स एक्सेट्रा। अब मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, एग्रीकल्चर इस पॉइंट में आपको ये दिया था कि एग्रीकल्चर क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है फूड खाने के लिए। तो एग्रीकल्चर ना 121 करोड़ पीपल को क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। लेकिन एग्रीकल्चर साथ ही साथ एनिमल्स को 51 करोड़ एनिमल्स को क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे सर ये फूडर क्या लिखा है, FODDER फूडर। बच्चों जब जो भी फूड हम एनिमल्स के लिए बनाते हैं, मतलब जो भी फूड एनिमल्स खाते हैं उस फूड को हम क्या कहते हैं, फूडर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज सप्लाई ऑफ वेज गुड्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो मैंने अभी आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। इसके पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर है, 1951 में कितना था, 72.7% पीपल थे। अब 2012 में 14.2 कम हो गए, माइनस 14.2 कितना रहा, 58.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखना इंडिया में जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन थी, इंडिया में जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या है, ओवर मतलब ओवर 50%, मतलब 50% से थोड़ा ज्यादा। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना 58.5 समथिंग कुछ आ रहा था आंसर, तो मतलब 50% के आसपास लोग एग्रीकल्चर में क्या है, काम करते हैं। इंगेज इन एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में काम करता है। तो ये शो करता है बच्चों कि एग्रीकल्चर मतलब इंप्लाइज एग्रीकल्चर एज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम फॉर इंडियंस। मतलब कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये शो करता है कि लोग सबसे ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर के थ्रू कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहीं पर लिखा है मैंने, इंप्लाइज एग्रीकल्चर एज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम। मतलब 50% से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में तो काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है। फोर्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स। देखो एग्रीकल्चर क्या करता है, हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, आपने पढ़ के रखा है। एग्रीकल्चर क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, एग्रीकल्चर ने जो हमें रॉ मटेरियल दिया है उस रॉ मटेरियल की हेल्प से वो क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाती है। जैसे एग्रीकल्चर हमें क्या देता है, कॉटन देता है एज अ, ठीक है, जैसे मान लो क्या लिख नहीं है पेंसिल से कॉटन, जैसे सपोज करना कि एग्रीकल्चर से हमें कॉटन मिलता है। इंडस्ट्रीज क्या करती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ये क्या करती है, इस कॉटन को, कॉटन एज अ रॉ मटेरियल, कॉटन क्या हमारे रॉ मटेरियल, कॉटन को क्या करती है, उसका इंडस्ट्रीज क्या करती है, उन्हें फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। जैसे उनका क्या कर देगी, वो कॉटन क्लोथ्स बना देगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, हमें इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एग्रीकल्चर हमें ऐसा सामान प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हेल्प से इंडस्ट्रीज क्या करती है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। देखो मैं आपको अभी एक चीज बता रहा हूँ कि कोई भी कंट्री हो, अगर मान लो कि इंडिया ने अगर कोई और कंट्रीज, सारी कंट्रीज को बोल दिया कि नहीं हम तुमसे सामान ना लेंगे ना देंगे, तो इससे बाहर की कंट्रीज क्या हो जाएगी, बहुत गुस्सा हो जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WNO आपने सुना ना, वो क्या बोलेगी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगी कि हमें अब इंडिया को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब हर कंट्री को क्या करना पड़ता है बच्चों, उस सामान, जो सामान कोई भी कंट्री के पास है उस सामान को उस कंट्री को क्या करना पड़ता है, बाहर की कंट्री को देना पड़ता है। वैसे ही अगर आप क्या करोगे, बाहर की कंट्री को सामान बेचोगे तो बाहर की कंट्री बोलेगी अरे वाह यार इंडिया तो हमें सामान बेचता है, तो बाकी कंट्री क्या बोलेगी कि हमारा भी ये कर्तव्य है कि इंडिया में सामान बेचा तो हम भी उससे सामान बेचे।
है ना। तो कहीं ना कहीं हर कंट्री को क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब सामान आपस, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जब एक कंट्री और दो बहुत सारी कंट्री आपस में अपना सामान बेचती या खरीदती है, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो इंडिया क्या करता है बच्चों, अदर कंट्रीज को, बहुत सारी कंट्रीज को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, सेल करता है। एक्सपोर्ट का मतलब है सेल करना, बेचना। क्या करता है, जैसे इंडिया के पास ना टी बहुत ज्यादा है, स्पाइसेस बहुत ज्यादा है, तो इंडिया क्या करता है बच्चों, बाहर की कंट्री को ये सारी चीजें बेचता है। ठीक है, तो वैसे ही इसी के कारण बाहर की कंट्री भी खुश हो जाती है, वो कहती है यार इंडिया तो हमें बहुत सारा सामान बेचता है। तो बाकी भी कंट्रीज क्या करती है, अदर कंट्रीज क्या करती है, इंडिया को सामान इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट का मतलब होता है परचेज करना। इंडिया क्या करता है, बाकी कंट्रीज से सामान परचेज करता है, जैसे क्रूड ऑयल, डिफेंस एक्सेट्रा। तो हमेशा अगर मान लो कि इंडिया ने बोला कि हम तो तुम्हें सामान बेचेंगे, तो बाकी कंट्री भी हमें क्या करेगी, ना क्रूड ऑयल बेचेंगे ना डिफेंस बेचेंगे, हमारे लिए भी घाटा है। तो हर कंट्री को आपस में क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज बच्चों ये किसके अंदर आती है, ट्रेजरी सेक्टर के अंदर आती है। ये किसके अंदर आती है बच्चों, ट्रेजरी सेक्टर के अंदर आती है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर ट्रेजरी सेक्टर को बच्चों सपोर्ट करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। कैसे, देखो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर में अगर ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री या फिर ट्रेजरी सेक्टर में भी ग्रोथ होगी। एग्रीकल्चर हो गया मतलब प्राइमरी सेक्टर में अगर ग्रो होगा तो कहीं ना कहीं ट्रेजरी सेक्टर में भी ग्रो होगा, एग्रीकल्चर में ग्रो होगा तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी ग्रो होगा। ये कैसे, देखो रॉ मटेरियल आएगा एग्रीकल्चर से, जैसे कॉटन वॉटन, ठीक है, पल्सेस आ गया, राइस आ गया, वीट आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसे बहुत सी, जैसे मान लो ट्रक हो गई उसमें सामान डाल देंगे, शिप हो गया उसमें सामान डाल देंगे, ट्रेन हो गया उसमें सामान डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये सब ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट है। इसकी हद से क्या होगा, जो एग्रीकल्चर का सामान है वो क्या जाएगा, बहुत से इंडस्ट्री में, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंडस्ट्री में सामान जाता है, जिससे वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है कहीं ना कहीं बाहर की कंट्री को बेचने के लिए। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की हेल्प से एग्रीकल्चर का सामान कहाँ का इंडस्ट्री में चले जाता है, एक्सपोर्ट बाहर बेचने के लिए आ जाता है, या फिर डोमेस्टिक पर्पस मतलब इंडिया के खुद के लिए क्या हो जाता है, हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जो भी रॉ मटेरियल वो क्या करता है, कहीं ना कहीं बाकी जगह में ट्रैवल करता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए कहा जाता है कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी ग्रो होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। वेल्थ ऑफ द नेशन, एग्रीकल्चर क्या करता है बच्चों, वेल्थ मतलब बच्चों पैसे से रिलेटेड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हमें पता है सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सेकंड बात ये क्या है, हाईएस्ट रैंक। बच्चों मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर जो है ना वो बाकी कंट्री से हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट रैंक इन इंडिया। थर्ड बात बच्चों ये है कि ये क्या करता है, हमारे जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है। और फोर्थ बात आपको ये याद रखना है कि जो भी इंडिया का पैसा है वो हम क्या कर रहे हैं, आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स में। तो कहीं ना कहीं मतलब सॉरी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में, मतलब इरिगेशन आप समझते हैं, इरिगेशन मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम आराम से वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं सभी क्रॉप्स को। तो कहीं ना कहीं इंडिया क्या कर रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या चारों बातें जो है ना ये वेल्थ ऑफ द नेशन को बता दी, मतलब एग्रीकल्चर के कारण हमारी कंट्री का, इंडिया का वेल्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, वेल्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें से एग्रीकल्चर की ये सारी चीजों से हम लोग ये जानता है कि एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है और कहीं ना कहीं बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इंपॉर्टेंस के बारे में, जिसके बारे में हम लोग ने अभी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सारे रीजंस मैंने बताया ना, तो ये सारे रीजंस ये बताते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर इंडिया के लिए लाभकारी है, मतलब बेनिफिट है, मतलब कैसे एग्रीकल्चर इंडिया के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो यही सब जितने भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए ये सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, पॉज करके बच्चों आप सभी ये सारी अच्छे से ये सारे नोट्स को नोट कर लेना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आज हम लोग ये जानेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर के हमारे पास फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी। इस चीज को मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आप ये वाला पॉइंट देखोगे चैप्टर 1 में, तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है लो आउटपुट पर हेक्टेयर लैंड। इसका मतलब क्या है कि एक लैंड पर हेक्टेयर का लैंड का मतलब एक लैंड में 1 हेक्टेयर लैंड मतलब एक लैंड में हम क्या करते थे, लो आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते थे। एक लैंड में हम क्या करते थे, लो आउटपुट मतलब बहुत कम सामान बना पाते थे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ भी है, लो आउटपुट पर हेक्टेयर लैंड, जिसके बारे में मैंने आप सभी को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड पॉइंट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बच्चों डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, देखो इसे ना मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करना ये एक लैंड है, फार्मिंग लैंड, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग फार्मिंग करते हैं, किसानी करते हैं। मान लो इस लैंड में जरूरत है सिर्फ 3 लोग की, इस लैंड में जरूरत है सिर्फ 3 लोग की। ये 3 लोग भी अगर इस लैंड में काम करेंगे ना तो बहुत है। लेकिन अगर ठीक है काम करना चाहिए 3 लोग को, लेकिन काम कर रहे हैं 7 लोग, मतलब एक्स्ट्रा 4 लगे हैं। इस प्रोसेस को बच्चों हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब
डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पे जो भी जॉब है उस जॉब को करने के लिए जितने लोग की जरूरत है उससे एक्स्ट्रा लोग अगर उस काम को कर रहे हैं उसे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखो यहाँ पे जरूरत इतनी है 3 लोग की इस लैंड में काम करने की, लेकिन 4 लोग और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मतलब टोटल मिलाती है 7 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं इस लैंड में, मतलब 7 लोग इस लैंड में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बेकार सिचुएशन है। इस प्रोसेस को हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जहां पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे जितने लोग को काम करना चाहिए उससे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है, एक लैंड है एक्चुअल इतना काम करना चाहिए लेकिन काम और 4 लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसकी अगर मैं यहाँ पे मीनिंग आपको लिखूं तो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है नंबर ऑफ पीपल इंगेज्ड, मतलब ऑन अ पीस ऑफ लैंड, मतलब कोई भी पीस ऑफ लैंड में इज मच नीडेड, मतलब देखो सबसे पहले तो एक्चुअल नीड का मतलब जितने लोग चाहिए उस लैंड में, मतलब पीस ऑफ लैंड मतलब एक लैंड में जितने लोग चाहिए उससे मच हायर, उससे एक्स्ट्रा जब काम करते हैं उस सिचुएशन को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब सेकंड पॉइंट में यहाँ पे मैंने सितारा बना के एक चीज लिखा है, इफ सम इंडिविजुअल्स आर विड्रॉन नो फॉल इन आउटपुट, मान लो कि 3 लोग तो काम कर रहे हैं इस लैंड में, 3 लोग तो काम कर रहे हैं और इन एक्स्ट्रा में से मैं 2 को हटा दूं। सबसे पहले तो ये जानो विड्रॉ का मतलब होता है बच्चों रिमूव करना, हटा देना। तो इन इतने लोग हैं 7 लोग जो टोटल मिलकर इस लैंड में काम कर रहे थे, 7 लोग से मैं अगर जो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा भी है, मतलब 4 एक्स्ट्रा है, इन 4 में से मैं अगर 2 को भी रिमूव कर दूं तो क्या मेरे आउटपुट में कुछ इफेक्ट आएगा? क्योंकि मेरा लैंड तो कह रहा है कि सिर्फ हमें 3 लोगों की जरूरत है, ये 3 लोग तो अपना काम करेंगे, मतलब मान लो कि इस लैंड में अगर ये 3 लोग काम कर रहे हैं और इस लैंड में लोग 30 फुट को बना पा रहे हैं, ठीक है, और इनमें से 7 लोग तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अगर इन 7 में से मैं अगर 2 भी हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो क्या मेरा आउटपुट कम होगा? नहीं कम होगा, क्योंकि 3 लोग तो पहले से ही लगे हैं ना, वो इतना काफी है, उतना उस लैंड को कर रहे हैं। अगर इनमें से भले मैं 4 भी हटा दूं एक्स्ट्रा पूरे, तब भी आउटपुट तो वही सेम का सेम रहेगा, है ना। तो अगर इफ सम इंडिविजुअल्स आर विड्रॉन, अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में से मतलब जो एक्स्ट्रा पीपल में से अगर आप हटा भी दोगे तो आउटपुट में कोई भी गिरावट नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट है 8 पॉइंट्स लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर। देखो बच्चों कॉमन सेंस की बात है, लैंड में जरूरत 3 लोग की है, काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लोग आके काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये लोग को कहीं और जॉब मिल नहीं रही होगी, सिर्फ एग्रीकल्चर में जॉब मिल रही होगी, इसलिए बेचारे क्या कर रहे हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं, है ना। मतलब जो काम सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जॉब की कमी है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब जॉब की कमी है एग्रीकल्चर के बाहर, मतलब एग्रीकल्चर के बाहर मतलब बच्चों एग्रीकल्चर ही सिर्फ है, एग्रीकल्चर के अलावा ना टर्जरी सेक्टर है ना सेकेंडरी सेक्टर है और कोई नहीं है, इसलिए बेचारे क्या कर रहे हैं, सिर्फ लैंड एग्रीकल्चर में ही आके काम कर रहे हैं। तो ये चीज ये शो करती है 8 पॉइंट्स लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर। अब थर्ड पॉइंट है वल्नरेबिलिटी, इसका मतलब है बच्चों डिपेंडेंस और रेनफॉल। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करके रखा है। देखो बच्चों वल्नरेबिलिटी का मतलब मैंने आप सभी को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है चैप्टर 1 में, वीकनेस एंड डिपेंडेंस। अभी भी आपको यहाँ पर सेम पॉइंट दिखेगा, तो यहाँ पे आपको यही चीज लिखना है। देखो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों हम जब किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इंडिया क्या था, रेनफॉल के ऊपर बहुत डिपेंड था। देखो इंडिया क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे उसको इंडिपेंडेंस मिला तो वो रेनफॉल में सबसे ज्यादा डिपेंडेंट था। क्यों? देखो इंडिया की ये थिंकिंग थी कि जितना रेनफॉल आउटपुट, मतलब जितना ज्यादा अच्छा रेनफॉल होगा उतना हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अच्छा होगा। इंडिया की ये मानता थी कि अगर रेनफॉल कम होगा तो हमारा आउटपुट भी बेकार होगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया क्या था, रेनफॉल भी डिपेंड था, अगर रेनफॉल अच्छा हुआ तो उनका आउटपुट भी अच्छा आएगा, रेनफॉल बेकार हुआ मतलब उसमें आउटपुट भी बेकार आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों डिपेंडेंसी और रेनफॉल, जो कि ऑलरेडी आपने जान के रखा है। ठीक है, तो इसे आप क्या करना है, लिख लेना है। आपको अगर नोट्स में आपने पहले लिखा होगा तो बस आप यहाँ पे ऐसे डाल देना कि ऑलरेडी एक्सप्लेन। सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसे भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। फीचर मतलब फीचर एग्रीकल्चर का ये है, मतलब फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का ये है कि लोग क्या थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा करते थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग, देखो बच्चों सबसिस्टेंस फार्मिंग को अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी एक्सप्लेन। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, हम प्रोड्यूस क्रॉप्स, मतलब देखो पहले प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विद लिटिल सरप्लस फॉर मार्केटिंग। मतलब हम क्या करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग में, उतना ही क्रॉप को ग्रो करते हैं जितना हम खा सकते हैं, और उसमें से जो थोड़ा सा, जो एकदम थोड़ा सा, कभी कभी तो बचता भी नहीं, बहुत थोड़ा सा जो क्रॉप बचता है ना उसको हम बाहर बेच देते हैं। नहीं तो अदरवाइज जितना भी क्रॉप्स हम उगाते हैं अपनी लैंड फार्मिंग में, फार्मर्स वो अपने खुद के खाने के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, इंडियन एग्रीकल्चर अभी भी सबसिस्टेंस फार्मिंग करता है, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, उतना ही उगाता है जितना वो खा पाए। अब हमारे पास लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स या फिर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी अगला मतलब एक अलग पॉइंट था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, दोनों पॉइंट को आपस में मर्ज कर दिया, क्योंकि दोनों पॉइंट का मतलब यही एक ही है। देखो हम क्या थे बच्चों, इंडियन एग्री, हाँ तो बच्चों मॉडर्न इनपुट्स में केमिकल्स आ जाते हैं, जो आज की दुनिया में मॉडर्न मतलब आज की दुनिया में जो हम यूज करते हैं उसे हम मॉडर्न इनपुट्स कहते हैं। जैसे केमिकल्स हो गया, पेस्टिसाइड्स,
जैसे कोई कीड़े वीड़े आ जाते हैं तो उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्प्रे करते हैं जिसे हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। मशीन जो आप देखते हो ना फार्मिंग में आजकल ट्रैक्टर्स यूज करते हैं। तो लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, तो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर का ये सबसे बड़ा फीचर है कि मॉडर्न इनपुट, ना हम केमिकल को यूज करते हैं, ना ज्यादा से ज्यादा हम पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं, ना मशीन को यूज करते हैं और अच्छी बात है। एक जैसे पेस्टिसाइड्स केमिकल यूज करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा हर चीज का बहुत बेकार होता है। केमिकल्स भी आप बहुत ही यूज करोगे तो वो भी बहुत बेकार है, लेकिन हमारी इंडिया की सिचुएशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी ये सारी चीजों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, यूज ही नहीं कर पा रहे, जिसके कारण उनका प्रोडक्टिविटी या आउटपुट क्या होता है, कम हो जाता है। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, इसे भी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था चैप्टर 1 में। बच्चों देखो सेम पॉइंट है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का सेम पॉइंट है, ऑलरेडी एक्सप्लेन जो कि चैप्टर 1 में कर दिया है। यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी लैंड है वो सब होते क्या थे, बहुत छोटे छोटे होते थे, जिसके कारण फार्मर्स, जैसे मान लो कि ये एक बंदा है, इसके 4 लैंड है, तो ये क्या होते थे, बहुत दूर दूर होते थे, 1 2 3 4। मतलब अगर ये फार्मर अपने इस लैंड में काम करता है तो फिर उसको छोड़ के फिर वो क्या करता है, इसमें जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि ये वाला जो लैंड है ये खाली पड़ा रहता है, ये भी खाली पड़ा रहता है, ये भी खाली पड़ा रहता है। फिर ये बंदा क्या करता है, यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ काम करेगा, मतलब ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स का आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ते जा रहा था, लेकिन वो हर लैंड में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण उसका आउटपुट भी कम हो रहा था। कॉस्ट ज्यादा हुई, आउटपुट कम हो रहा था। ठीक है, तो सेम चीज आपको क्या करना है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स में सेम चीज आपको यहाँ पे बतानी है, जो कि आपने पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर चुका है। लैंड लॉस या टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, ये बच्चों सेम है लैंड रेवेन्यू सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इसको भी मैंने आपको शायद यहीं कहीं एक्सप्लेन। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम देखो यहाँ पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये जमींदारी सिस्टम बच्चों, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक था। आप इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से एक बार सारी नोट्स को ना अच्छे से बनाना बच्चों। ठीक है, इसलिए आप देखोगे तो ये सारी फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये सारी पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ अभी एक्सप्लेन किया, ये सारे आपका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों अच्छे से नोट्स कर लो। हमेशा मैं कहता हूँ नोट्स मेरे बहुत काम आएंगे आगे। ठीक है, इसलिए अभी भी आपको मैं कंपल्शन कर रहा हूँ कि अच्छे से सारे नोट्स को अच्छे से नोट। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, आज हम लोग ये जानेंगे कि इंडिया के एग्रीकल्चर में आखिर में प्रॉब्लम क्या है। सो हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल का मतलब वल्नरेबिलिटी, जिसके बारे में बच्चों आपने चैप्टर 1 से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हो। हमारा इंडिया आज भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी इंडिया के फार्मर्स की ये सोच है कि जितना अच्छा रेनफॉल होगा उतना अच्छा आउटपुट होगा, जितना बेकार रेनफॉल होगा उतना बेकार आउटपुट होगा। ये हमारे इंडिया एग्रीकल्चर की, हमारे इंडियन फार्मर्स की आज भी ये मानसिकता है। लेकिन हमारा इंडिया की एग्रीकल्चर आज भी इरिगेशन सिस्टम पे बच्चों बहुत ही कम काम करता है। वो ज्यादा से ज्यादा किस में डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। बच्चों डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस का मतलब है, डेफिशिएंसी का मतलब है बच्चों कमी, किसी भी चीज की कमी उस। ठीक है, और फाइनेंस का मतलब है बच्चों पैसा। फाइनेंस का मतलब क्या बच्चों, पैसा। तो पैसे की कमी। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब आप समझ लो। जो भी हमारे पास फार्मर्स है ना, वो चाहते हैं कि उन्हें शॉर्ट टर्म पीरियड फंड, मतलब शॉर्ट टर्म पैसा मिल जाए, जिसकी हेल्प से वो सीड खरीद सके, पेस्टिसाइड्स खरीद सके, केमिकल खरीद सके। और वो चाहते हैं फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स ये भी चाहता है कि उन्हें लॉन्ग टर्म पीरियड फंड भी मिले। जैसे अगर उन्हें पैसा मिल गया तो वो क्या कर सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं अपने फार्मिंग के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज। ठीक है, तो हमारे जो फार्मर्स है ना, उनको क्या चाहिए, ये 2 चीजें चाहिए। लेकिन इस दो चीज को पाने के लिए ना उनके पास सिर्फ 2 ही सोर्स होता है। चाहे तो वो क्या कर सकते हैं कि लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर से पैसा मांग सकते हैं, या फिर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गया, ठीक है, और भी कमर्शियल बैंक्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो उनकी हेल्प से मांग सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फार्मर्स को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। वो शॉर्ट टर्म भी चाहिए और लॉन्ग टर्म भी चाहिए। शॉर्ट टर्म जिससे वो सीड या पेस्टिसाइड ये सब ले सके, या फिर लॉन्ग टर्म जैसे वो मशीन या ट्रैक्टर ले सके। ठीक है, उनको ये तो पैसे पाने के लिए, ये तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पैसे पाने के लिए उनके पास 2 ही ऑप्शन है। चाहे वो लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर के पास जा सकता है, लेकिन या फिर वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास जा सकते हैं, जैसे बैंक आ गया, ये सब के आ गया। तो मतलब अगर फार्मर्स मनी लेंडर्स के पास जाएंगे ना, तो मनी लेंडर्स कहता है कि अगर फार्मर्स हमसे पैसा मांगेंगे तो उन्हें क्या, हमें क्या, मतलब फार्मर्स को क्या देना पड़ेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें। मतलब फार्मर्स बच्चों ये कह रहे हैं, बच्चों फार्मर्स का कहने का मतलब ये है, ये मनी लेंडर्स, ये देखो ये मनी लेंडर्स, ठीक है, मनी लेंडर्स कह रहे हैं कि अगर वो फार्मर्स को मान लो कि ₹50 दे रहे हैं एज अ लोन, ठीक है, मनी लेंडर्स फार्मर्स को ₹50 दे रहे हैं, तो अब फार्मर्स को भी तो बच्चों ये पैसा वापस मनी लेंडर को देना पड़ेगा, है ना। तो मनी लेंडर्स कहते हैं कि जब वो हमें पैसा वापस देंगे तो वो हमें ₹50 तो देंगे, जो जितना उन्होंने हमसे लिया है।
इतना 50 रुपीज तो देंगे, साथ ही साथ वो हमें क्या देंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। मतलब मान लो 100 रुपए, ठीक है, मतलब फार्मर्स लिए 50 रुपए लेकिन उनको देना पड़ेगा 150 रुपए, मतलब कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है फार्मर्स के पास, वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, जैसे बैंक। लेकिन आज भी आप देखना जितने भी रूरल साइट्स में वहां पे आज भी बैंक है ना बच्चों, स्केर्सिटी मतलब बहुत कमी है, ठीक है। इसलिए इसके कारण फार्मर सोचते हैं अरे यार बैंक से तो पैसा नहीं ले सकते, अब बच्चा मनी लेंडर्स ये तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो बोलता है छोड़ो भाई हम ये सब चीज नहीं लेंगे, कोई भी सीड भी नहीं लेंगे, ना मशीन लेंगे। तो वो फार्मर्स क्या करता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। वो सोचता है छोड़ यार पैसा तो मिल नहीं रहा, इससे अच्छा हमारी जितना भी लैंड है उसमें क्या करते हैं, उतना ही उगाते हैं जितना हम खा सके और अपना पूरा दिन चलाते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आज भी हमारे यहाँ पे है। स्मॉल एंड सेगमेंटेड लैंडोनिक्स बच्चों, ये मैंने कल ही बताया था यार, कल भी मैंने बताया था ये, और मैंने बार बार यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है चैप्टर 1 में, ठीक है। तो अब मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करने वाला। कन्वेंशनल आउटलुक, इसका मतलब क्या है बच्चों, जो फार्मर्स है, कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब ये है बच्चों, फार्मर्स की, हमारे भी आज भी फार्मर्स की सोच क्या है, वो क्या करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। अभी सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। मतलब देखो फार्मर्स की ये सोचते हैं, फार्मर्स ये सोचते हैं कि यार हम लोग क्या करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, मतलब जितना उतना ही उगाओ जितना वो हम खा सके। फार्मर्स क्या सोचते हैं, हमारे लैंड में उतना ही हम उगाते हैं जितना हम खा सके। फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब है उतना ही उगाओ जितना हम खा सके, ठीक है। तो फार्मर्स क्या करते हैं बच्चों, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। लेकिन फार्मर्स कमर्शियल फार्मिंग बच्चों बहुत कम करते हैं। फार्मर्स की आज भी यही सोच है कि यार एक काम करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, जितना फार्मिंग में हम लैंड में जितना उगा सकते हैं उतना उगाएंगे और हम खुद ही खा लेंगे, उसको हम बाहर बेचेंगे नहीं। क्योंकि फार्मर्स के पास क्या स्थिति है, फार्मर्स के पास पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये वाली सिचुएशन है डेफिशिएंसी, क्योंकि पैसे की कमी है। इसके कारण फार्मर्स क्या कर पाते हैं, कमर्शियल फार्मिंग कर नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, एक्सक्लूसिव एग्रीरियन रिलेशन। बच्चों इसकी स्पेलिंग लिख लो, AGRARIAN, एग्रीगियन रिलेशन। मैंने थोड़ा काट पीट करके दिया था तो आप बेसिकली कंफ्यूज ना हो जाए। अब बच्चों ये एग्रीगियन रिलेशन का मतलब ये है, इसका मतलब है बच्चों बिजनेस रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स। एग्रीगियन रिलेशन का मतलब बच्चों ये है बिजनेस रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड और फार्मर्स। फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में बिजनेस रिलेशन कैसा था, ठीक है। तो ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ के रखा, लेकिन मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर कर दूं। और एक बार देखो, लैंडलॉर्ड्स मतलब बच्चों ये ऐसे पीपल होते थे जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े। अब बच्चों जो फार्मर्स होते थे ना, फार्मर्स लैंडलॉर्ड्स को समझ में आ गया। बच्चों फार्मर्स जो होते थे ना, दो टाइप के फार्मर्स होते थे। एक होते थे लैंडलेस फार्मर जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता था, और दूसरे ऐसे फार्मर्स होते थे बच्चों जिनके पास खुद का लैंड होता था। तो जिनके पास लैंड नहीं होता था ना, वो क्या करते थे, ये लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे लैंड में काम करते थे। और ये क्या करते थे, फार्मर्स क्या करते थे, दिन रात ये लैंडलॉर्ड्स के लैंड में काम करते थे, और पता है इतना सारा पैसा जमा करते थे, मतलब इतना सारा पैसा इस लैंडलॉर्ड को कमा के देते थे। फार्मर्स इतना सारा पैसा इनकी जमीन में काम करके लैंडलॉर्ड को इतना सारा पैसा कमा के देते थे। तो ये लैंडलॉर्ड बच्चों क्या करता था, ये क्या करता था, एक्सप्लोटिव का मतलब है बच्चों उसे बर्बाद कर देना। एक्सप्लोटिव एग्रीगेट रिलेशन मतलब ये जो लैंडलॉर्ड और फार्मर्स के बीच का जो बिजनेस रिलेशन है ये बहुत बेकार था। लैंडलॉर्ड क्या करते थे बच्चों, जो भी फार्मर्स में इतना सारा पैसा उन्हें कमा के दिया ना, तो फार्मर्स क्या करते थे, लैंडलॉर्ड सिर्फ इतना सा पैसा इनको दे देते थे, वापस ले लो भाई, तुम्हारा जो तुमने हमारे लैंड में काम किया उसका सैलरी इतना दे देते थे, और बाकी इतना सारा जो पैसा है वे फार्मर्स क्या करते थे, खुद लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, खुद अपने पास रख लेते थे, ठीक है। और लैंड फार्मर्स बच्चों ये ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास खुद का लैंड था। अब इनके पास बच्चों खुद का लैंड था, तो ये क्या करते थे, अपने लैंड में उतना ही उगाते थे जितना वो खा पाए, है ना। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स क्या थे, ये ना बहुत चालाक थे। ये क्या बोलते थे कि अगर तुम्हें अपने लैंड में काम करना है तो तुम्हें हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं दे पाओगे तो जो तुम्हारा लैंड है ये क्या कर लेंगे, हम रख लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्रीगेट मतलब एक्सप्लोटिव एग्रीगेट रिलेशन का मतलब बच्चों ये है, एग्रीगेट रिलेशन का मतलब ये है लैंडलॉर्ड और फार्मर्स के बीच का बिजनेस रिलेशन कैसा था। तो उनके बीच का बिजनेस रिलेशन क्या था, बहुत बेकार था, बैड था, ठीक है। एक्सप्लोटिव एग्रीगेट रिलेशन मतलब बर्बाद था उनके बीच का रिलेशन, ठीक है। तो होपफुली आपने समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। बच्चों जो फार्मर्स थे ना, वो क्या करते थे, अपने लैंड में इतना सारा ना क्रॉप ना क्या कर लेते थे, उगा लेते थे। अभी जो फार्मर्स है ना बच्चों, कुछ फार्मर्स ऐसे थे जो अपने लैंड में ना आराम से उगा लेते थे, लेकिन जब वो मार्केट में अपना सामान लेके जाते थे ना, तो उनका जो क्रॉप था वो जब बेचते थे तो उनको पैसा ना बच्चों बहुत कम मिलता था। मतलब मान लो मिलना 50 रुपए था, लेकिन उन्हें मिलता कितना, सिर्फ 20 रुपए। तो कितनी बेकार बात है, मिलना 50 रुपए था लेकिन मिलता 20 रुपए, तो कितना कम पैसा उनको मिलता है। तो ये सिचुएशन थी आज भी हमारी एग्रीकल्चर की, आज भी यही सारी जितने भी मैंने अभी आपको सिचुएशन बताया बच्चों, यही सिचुएशन है जो आज भी इंडिया क्या कर रहा है, प्रॉब्लम में फेस कर रहा है। पहला डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, पैसे की कमी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड, कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब आदमी सब्सिडाइज्ड फार्मिंग करता है, कमर्शियल फार्मिंग बहुत कम करता है, एक्सप्लोटिव मतलब दोनों एग्रीकल्चर और लैंडलॉर्ड के बीच का रिलेशन बहुत बेकार था, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम मतलब जो भी आज उगाते थे और अपना सामान अगर मार्केट में बेचते थे तो उनको जो पैसा मिलना चाहिए था उससे बहुत कम पैसा मिलता था, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स थे बच्चों, इस पॉइंट का फटाफट क्या करो, नोट कर लो।
ठीक है, चलो बच्चों मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में। तो इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे इंडिया के एग्रीकल्चर की जो भी प्रॉब्लम्स है, हम लोग ने जो प्रॉब्लम्स देखी ना इतनी सारी, तो ये प्रॉब्लम्स को हम कैसे कम करें वो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी नहीं लिखी है इसकी, कंट्रोल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब इंडिया के अंदर इंडिया के एग्रीकल्चर में जो भी प्रॉब्लम है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उसे हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म कहते हैं। तो बच्चों इसके लिए इस प्रॉब्लम इंडिया के एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 केस बनाए। अब ये तीन अलग अलग चीजें जो गवर्नमेंट ने की जिससे एग्रीकल्चर जो है इंडिया का वो अच्छा हो जाए। तो आज के लेक्चर में बच्चों आज हम टेक्निकल, यहाँ पे मैं एल लिखना भूल गया, टेक्निकल रिफॉर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल रिफॉर्म क्या कहता है, ये बच्चों ये गवर्नमेंट ने क्या किया था, यूज किया था टेक्निकल रिफॉर्म। इसमें गवर्नमेंट ने क्या चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो भी फार्मर्स है उनको टेक्नोलॉजी दे दो, बढ़ा दो उनकी टेक्नोलॉजी, जिससे आउटपुट एग्रीकल्चर का ज्यादा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब है बच्चों, टेक्निकल से नाम ही समझ में आ रहा है, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ा दो जिससे एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है, क्रॉप्स का जो आउटपुट है वो क्या हो जाए, ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट टेक्निकल रिफॉर्म में यही चाहती थी कि टेक्नोलॉजी जो भी फार्मर्स है उनको टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा दो, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अपने फार्मिंग लैंड में बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये टेक्निकल रिफॉर्म का मेन मोटिव है। अब बच्चों इसके अंदर बहुत सारी चीज आती है, तो ये हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है यूज ऑफ HYV सीड्स। यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV का फुल फॉर्म है हाई मतलब H, Y मतलब याल्डिंग, V मतलब वैरायटी, हाई याल्डिंग सीड। हम ज्यादा से ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करें। इससे बच्चों पता है क्या हो रहा था, इससे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रहा था। सर अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है इसको मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। देखो सब पहले, ठीक है, एकदम पहले ट्रेडिशनल मतलब बच्चों पहले, ट्रेडिशनल मतलब बच्चों पहले, ट्रेडिशनल मतलब पहले। तो पहले हम क्या करते थे बच्चों, बहुत बेकार सीड यूज क्या करते थे। जो पहले हम सीड मतलब बच्चों वो चने जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्रॉप ग्रो कर सकते हो। तो वो जो सीड है ना बच्चों, वो हम क्या करते थे, बहुत बेकार यूज करते थे, जिसके कारण जो हमारा आउटपुट था ना वो क्या होता था, बहुत कम आता था। लेकिन आज के समय, मॉडर्न के समय मतलब आज के समय बच्चों हम क्या करते हैं, साइंटिफिक सीड्स यूज करते हैं। ये साइंटिफिक यूज बच्चों ऐसी सीड्स है, अगर इसका आप यूज करोगे ना तो आउटपुट जो है बच्चों बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आज जो मॉडर्न के समय में जब हम साइंटिफिक सीड्स यूज करके आउटपुट बढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मतलब साइंटिफिक सीड्स का यूज करके हम आउटपुट बढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहला पॉइंट ये कहता है कि पहले हम बेकार यूज करते थे जिसके कारण आउटपुट बेकार आता था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आज से हम क्या करेंगे, HYV, ये जो बच्चों ये जो सीड्स है ना, HYV सीड्स है, इसका यूज क्या करते बढ़ाते, जिसके कारण फार्मर्स क्या करेंगे, आउटपुट भी बढ़ा देंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोली है कि ज्यादा से ज्यादा ये HYV सीड्स को क्या करो, यूज करो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखो बच्चों पहले ना हम केमिकल्स को यूज नहीं करते थे, लेकिन आज के समय हमने केमिकल का यूज बढ़ा दिया, जिसके कारण अपने आप आउटपुट और प्रोडक्टिविटी जो भी आप बोलो वो क्या हो गई, बढ़ गई। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ज्यादा देखो हर चीज का ना अति करना बहुत बेकार होता है। अगर आप केमिकल्स का जितना यूज करना है उससे ज्यादा यूज करोगे ना तो आपकी क्रॉप सभी बेकार होंगे। तो कैसे यूज करना है, एकदम सोच समझ के यूज करना है। तो लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, आज से कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को क्या करो, ये बोलो कि वो केमिकल का यूज करे जिसके कारण आउटपुट या प्रोडक्टिविटी क्या हो, ज्यादा है। थर्ड पॉइंट है बच्चों यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज करना चाहिए। ये ऐसे केमिकल्स हैं बच्चों जो क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीज एंड इंसेक्ट्स बाय रैशनली यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। बच्चों ये ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी हेल्प से जो भी क्रॉप में बच्चों पता है आपको, क्रॉप्स में ना बच्चा कुछ डिजीज आ जाती है, कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो अगर आप ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करोगे ना तो ये डिजीज और इंसेक्ट्स भग जाता है। ठीक है, अब इसके आगे मैंने क्या लिखा है, रैशनल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैशनल मतलब होता है सोच समझ के।
यूज करना। देखो अब आप पूरी मीनिंग एक बार पढ़ोगे तो प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिजीज एंड इंसेक्ट्स बाय रैशनल यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि फार्मर्स को इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड यूज तो करना चाहिए लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि अगर आप इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड भी ज्यादा यूज करोगे ना तो उससे क्या हो जाएगा, क्रॉप जो है वो बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट वही कहती है कि यूज करो इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। गवर्नमेंट कहती है यूज करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, लेकिन सोच समझ के यूज करो। अब इसका यूज करने का ये फायदा है कि इससे डिजीज और इंसेक्ट्स क्या होते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड से होता क्या है। देखो अगर आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज अगर बच्चा बढ़ा दोगे ना तो इससे क्या होगी, स्पॉलेज मतलब है वेस्टेज कम होगी, लेकिन आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आएगा। क्योंकि स्पॉलेज इसलिए कम होगी क्योंकि इससे डिजीज और इंसेक्ट्स तो भाग जाएंगे। अब डिजीज और इंसेक्ट भाग जाएंगे तो क्रॉप्स को खाएगा कौन, मतलब देखो इंसेक्ट्स और डिजीज क्या करते हैं, क्रॉप्स को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये यूज करोगे ना तो इससे क्या हो जाएगा, इसका यूज बढ़ाओगे ना तो इससे क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स लोग सब भाग जाएंगे जिसके कारण स्पॉलेज कम होगा और आउटपुट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब फोर्थ पॉइंट है, गवर्नमेंट चाहती है साइंटिफिक फार्म ऑफ मैनेजमेंट पेस्टिसाइड्स। गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी फार्मर्स है, जो भी इंडियन फार्मर्स है, उनको क्या करो, एजुकेशन दो साइंटिफिक फार्मिंग की। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो भी फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं, किसान को क्या करो, साइंटिफिक फार्मिंग की एजुकेशन दो। अब साइंटिफिक फार्मिंग में एजुकेशन में बच्चों क्या क्या आता है कि क्रॉप को कैसे रोटेशन किया जाए, कैसे अच्छी सीड्स को चुना जाए, कैसे अच्छे से केमिकल को यूज करना सीखे। ठीक है, तो ये सारी चीज गवर्नमेंट चाहती है कि हर इंडियन फार्मर्स क्या करे, ये सारी एजुकेशन ले ले, जिसके कारण वो क्या करे, अच्छा से अच्छा क्या करे, अपने फार्मिंग को रख सके और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बढ़ा सके। अब आखिरी पॉइंट है बच्चों, मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन। बच्चों गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी फार्मर्स है वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन सिस्टम करे, ट्रक यूज करे, एग्रीकल्चर अच्छी से अच्छा यूज करे, अच्छे से अच्छे HYV सीड जो मैंने अभी आपको बताया वो यूज करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर्स ये सारी चीजों को यूज करे। अगर फार्मर्स ये सारी चीजों को यूज करना चालू कर देंगे, ये सब यूज करना बढ़ा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आउटपुट भी ज्यादा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज बतानी है। देखो बच्चों, अगर आप हाथ से जो काम करोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर मशीन का यूज करोगे, ट्रैक्टर का यूज करोगे, इरिगेशन सिस्टम यूज करोगे, ये सीड्स यूज करोगे, तो आपका जो मेहनत है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन आपकी आउटपुट जो है बहुत ज्यादा आएगी। तो गवर्नमेंट यही चाह रही है, गवर्नमेंट यही फार्मर्स की हेल्प करती है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइज मतलब मैकेनिकल मतलब जैसे इरिगेशन, ये सब सारी चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जिसके कारण उनका आउटपुट ज्यादा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कैसे फार्मर्स की हेल्प की, गवर्नमेंट ने क्या किया, रीजनल रूरल बैंक्स बनाया। ठीक है, ये ऐसे बैंक्स हैं जो क्या है, जो फार्मर्स की हेल्प करते हैं कि फार्मर्स क्या कर सके, उनको पैसा दे सके, और पैसा अगर फार्मर्स के पास आ जाएगा तो फार्मर्स क्या करेंगे, ये सारी चीजों का यूज करेंगे, जिसके कारण आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ये भी एक इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट ने लगाया, जिसकी हेल्प से फार्मर्स को पैसा मिल जाए, वो ये सारी चीजें खरीदे, उनका आउटपुट भी बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल रिफॉर्म में बच्चों गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें हेल्प की, जिससे फार्मर्स क्या कर सकते हैं, अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए मैं चलता हूँ, अगली लेक्चर्स में हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आप क्या करो, पॉज करके वीडियो नोट कर लो बच्चों। ठीक है, तो ये इतना ही है बच्चों, 5 पॉइंट है, मैंने आप सभी के साथ शेयर कर लिया।